हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, जहां पर हमने दहन और ज्वाला के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो दहन होता है, दहन यानी कि दहन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि जो दहन होता है, दहन है वो क्या है? आप क्या समझते हैं दहन? जब रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, आप आपस में प्रक्रिया करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। अब दहन जो है, जिन जिन पदार्थों का दहन होता है उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ हमारे होते हैं जिनका दहन किया जाता है, उन्हें दहनशील पदार्थ कहा जाता है, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज ये पढ़ी थी कि कुछ जो पदार्थ होते हैं वो ज्वाला के साथ जलते हैं, कुछ जो पदार्थ होते हैं वो ज्वाला के बिना जलते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब वो दहन करते हैं तो उनसे ज्वाला प्रकट होती है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब क्या करते हैं, वो दहन करते हैं तो उनसे ज्वाला प्रकट नहीं होती। तो ये हमारे दो तरह के पदार्थ होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जो पदार्थ जलते समय वेपोराइज करते हैं, ठीक, उनसे क्या निकलती है? ज्वाला निकलती है, या उनमें हमें ज्वाला देखने को मिलती है। लेकिन जो पदार्थ क्या होते हैं, जलते समय वेपोराइज नहीं करते, उनमें ज्वाला देखने को नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लें, जैसे कि हमारे पास है मोमबत्ती या लकड़ी। तो लकड़ी, मोमबत्ती जब जलते हैं तो जलते समय क्या करते हैं? वेपोराइज करते हैं। ठीक, जैसे कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब जलती है तो बनती है वाष्प, ठीक है, वेपोराइज करती है। तो हमने देखा होगा जब मोमबत्ती जलती है तो हमें उसमें ज्वाला देखने को मिलती है। क्यों? इसी वेपोराइजेशन, वेपोराइज होने के कारण। ठीक, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कोयले की, अगर हम बात करें, तो कोयला जब जलता है हमें उसमें ऊष्मा देखने को तो मिलती है, हीट देखने को तो मिलती है, लेकिन उसमें जो है कोई भी फ्लेम या ज्वाला हमें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि कोयला जब जलता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई वेपोराइज नहीं होता। ठीक, चलिए, तो यही बातें ध्यान में रखते हुए अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और प्रीवियस लेक्चर में जो हम कवर कर चुके थे उसको हम जो है थोड़ा एक ओवरव्यू दे देंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि जो हमारे दहनशील पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोयला, ठीक है, चारकोल, लकड़ी, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे ही क्या होते हैं? हमारे दहनशील पदार्थ होते हैं। अच्छा, जो ये दहनशील पदार्थ होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको हम क्या कहते हैं? फ्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूल। इन दहनशील पदार्थों को ही हम फ्यूल यानी कि ईंधन भी कहते हैं। ठीक, चलिए, तो आगे बढ़े। यहाँ पर हमने कंबशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कंबशन क्या है? ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? ऊष्मा उस वहां पर उत्पन्न होती है, तो उसी को ही दहन कहा जाता है। तो जो पदार्थ हमारे दहन करते हैं उनको दहनशील पदार्थ कहते हैं, और उनको जो है फ्यूल भी हम कहते हैं। अच्छा, दहन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे नेसेसरी है, सबसे जरूरी है, वो है हमारी एयर। एयर क्यों जरूरी है, यानी कि वायु जो है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जिसकी मदद से ही जो दहन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। चलिए, अगला हमारा, यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग करके देखा था कि जो एयर है, वायु है, वो क्यों नेसेसरी है। ठीक, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी की क्या है, इस तरीके से हमारे पास ग्लास प्लेट है, या हम कार्डबोर्ड ले लें, कुछ भी हम ले लें, ठीक है, उसके ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है। ठीक, और साथ में क्या है? दो लकड़ी के टुकड़े, वुडन ब्लॉक्स यहाँ पर रखे हुए हैं, और उनके ऊपर क्या है? एक ग्लास का जार रखा हुआ है जो कि क्या है? ऊपर से बंद है। ठीक, अब हम क्या देख पा रहे हैं? देखो, ये लकड़ी के ब्लॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि नीचे से क्या है? इसमें स्पेस है, काफी जगह है, तो एयर क्या कर रही है? यहाँ से अंदर जा सकती है आराम से,
जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो एयर यहाँ से अंदर जा रही है और जो हमारी कैंडल है यानी कि मोमबत्ती है वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली जलती जा रही है। ठीक, यानी कि उसको जलने में कोई भी क्या नहीं हो रहा, कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में यानी कि कोई भी बाधा बीच में नहीं आ रही। ठीक, अब हम इमेज बी की तरफ बढ़े तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ये वुडन ब्लॉक्स थे जो यहाँ पर रखे हुए थे, लकड़ी के टुकड़े थे जिनके ऊपर हमने ये जार को अटकाया हुआ था, वो ब्लॉक्स अब हमने हटा दिए। तो अब जार सीधा बोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर या टेबल के ऊपर डायरेक्टली आ गया है। तो अब जो है इसमें एयर जाने की कोई भी जगह नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है कि इसके अंदर क्या चली जाए, एयर चली जाए। ठीक, वायु चली जाए। अब वायु कहीं से भी नहीं जा सकती, इसीलिए अंदर की जो मोमबत्ती है वायु ना मिलने के कारण और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो क्या हो गई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बुझ गई। ठीक, अब इमेज सी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर सॉरी, जो ये हमारा टेबल था उसके ऊपर जो जार रखा गया है उसके ऊपर अब एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा या कोई ग्लास का जार या कुछ और ग्लास की प्लेट, ठीक है, इस तरीके से कुछ और एक टुकड़ा हमने रख दिया जिससे कि क्या हो गया, ये पूरी तरीके से दब गया। अब जो है इसके अंदर ना एयर जा सकती है ना कुछ बाहर आ सकती है। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या देखें, कंप्लीटली ये जो है बुझ चुकी है। ठीक, तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो एयर होती है वो बर्निंग में क्या करती है, यानी कि दहन की प्रक्रिया में सहायता करती है, यानी कि एयर सपोर्ट्स बर्निंग। एयर यानी कि वायु जो है वो दहन की प्रक्रिया में सहायता करती है। वायु में मेन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जिसकी मदद से आग जलती है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, रिकॉल कर लिया होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा एक बार जो है आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर जो है आगे का हम आगे का पढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख पा रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप। ठीक, ज्वलन ताप। अब ज्वलन ताप क्या होता है, वो न्यूनतम वो न्यूनतम तापमान जिसमें कोई भी पदार्थ क्या करता है, दहन करता है या जलता है, उसी को उसका क्या कहा जाता है, ज्वलन ताप कहा जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, यानी कि वो न्यूनतम तापमान जिसमें कोई भी पदार्थ आग पकड़ता है और जलता है, उसी को उसका ज्वलन ताप कहा जाता है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे ज्वलन ताप के बारे में। अब a substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature, यानी कि कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलता जब तक उसका जो तापमान है वो उसके इग्निशन तापमान से कम है। जैसे कि हम एक लकड़ी के टुकड़े की बात करें, वुड अगर हमारे पास है या लकड़ी का कोई एक टुकड़ा है, इस प्रकार से हम इसको अगर जलाने की कोशिश करें, ठीक, हम इसके नीचे जो है जलती हुई माचिस रख दें तो क्या ये आसानी से जल जाएगा। ठीक, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो है हम इसके ऊपर क्या डाल दें, मिट्टी का तेल डाल दें। क्या डाल दें, जमीन पर, यहाँ पर जमीन है, जमीन के ऊपर हमने क्या डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया और यहाँ पर हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक, चलिए, तो इग्निशन तापमान को यानी कि जो हमारा ज्वलन ताप है उसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं। एक हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिट्टी का तेल है, ये हमने कहीं पर डाल दिया है। ठीक, अगर हम माचिस लेकर के जाएंगे दोनों के पास में तो जल्दी कौन जलेगा, हम देख पाएंगे कि जो मिट्टी का तेल जहां पर हमने डाला है, केरोसिन ऑयल जहां पर हमने डाला है, केरोसिन मिट्टी का तेल, वो क्या होगा, जल्दी जल जाएगा। लेकिन लकड़ी का टुकड़ा बहुत देर तक जब हम माचिस जलाते रहेंगे ऐसे तो नहीं जलेगा, हमें काफी देर तक जो है उसे आंच के ऊपर रखना पड़ेगा, आग के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर जो है वो धीरे धीरे जलेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि जो दोनों का, लकड़ी का और केरोसिन का यानी कि मिट्टी के तेल का, दोनों का जो ज्वलन ताप है वो क्या है, अलग अलग है।
इक्वल नहीं है, क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो जो लकड़ी है उसका ज्वलन ताप क्या है, उसका ज्वलन ताप क्या होता है, अलग होता है, और केरोसिन का ज्वलन ताप अलग होता है। इसीलिए जो है ये दोनों अलग अलग तरीके से जलते हैं। इसीलिए केरोसिन क्या है, जल्दी आग पकड़ लेता है, और लकड़ी क्या है, देर में आग पकड़ रही है। ठीक, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, जल्दी जल रहा है हमारा मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल जो है यानी कि केरोसिन जो है उसका जो ज्वलन ताप है वो लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है। क्या है, लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड, यानी कि केरोसिन जो मिट्टी का तेल है उसका जो ज्वलन ताप है वो लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है, इसीलिए जो है वो आराम से जल जाती है, जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप क्या है, ज्यादा है। ठीक, इसीलिए वो जल्दी आराम से आसानी से नहीं जल पाता। Substances which have very low ignition temperature can catch easily fire with a flame, यानी कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, वो क्या करते हैं, आसानी से आग पकड़ लेते हैं। जैसे कि हम मिट्टी के तेल की बात करें, ठीक है, सिर्फ केरोसिन ही क्यों, अगर हम एलपीजी की बात करें, ठीक, अगर हम एलपीजी की बात करें जैसे हम घरों में चूल्हा जलाते हैं, या हम पेट्रोल की बात करें, तो इन सब का ही जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए ये बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, और बर्निंग की प्रोसेस इनमें शुरू हो जाती है, यानी कि जलने की प्रक्रिया इनमें शुरू हो जाती है। ठीक, इनका ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है। वहीं अगर हम लकड़ी की बात करें तो इनका इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए जो है थोड़ा देर हमें जो है इनको आंच के ऊपर रखना पड़ता है, इनको इनके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ता है, उसके बाद जो है यहाँ पर ज्वलन की प्रक्रिया लकड़ी में होती है। ठीक, इतना समझ में आया कि जो हमारा ज्वलन ताप है वो क्या होता है, अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। जो जल्दी जल जाते हैं यानी कि उनका ज्वलन ताप कम है, जो देर में जलते हैं उनका ज्वलन ताप ज्यादा है। और जो पदार्थ ऐसे हैं जो देर में जल रहे हैं, देर में जिनमें बर्निंग की यानी कि जलने की प्रक्रिया हो रही है, वो कैसे हैं, उनको पहले उनके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ता है, उसके बाद वो बर्न होना शुरू करेंगे, तभी तो जलेगा कोई भी पदार्थ, जब वो अपने न्यूनतम ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई ज्वलन ताप के बारे में, ये हम पढ़ चुके थे, इसका हमने रिवीजन भी कर लिया है, ये आपको समझ आ गया हो। अभी भी अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है समझने में, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से उसको समझा दूंगी। चलिए, तो अब आगे बढ़े, ज्वलन ताप हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास कि क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है हमारे लिए दहन की प्रक्रिया के लिए। अब दहन की प्रक्रिया 3 चीजों की वजह से होती है। देखो, सबसे पहले ईंधन चाहिए, बिना ईंधन के तो आग नहीं जलेगी। ठीक, दूसरी चीज हमें एयर की सप्लाई चाहिए। एयर की सप्लाई क्यों चाहिए, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, और बिना ऑक्सीजन के कोई भी दहन की प्रक्रिया नहीं होती। तो सबसे पहले ईंधन चाहिए, उसके बाद हमें एयर चाहिए। एयर क्यों चाहिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन हमें मिल सके। अगली चीज है, हमें चाहिए ऊष्मा। ठीक, ऊष्मा क्यों चाहिए, कि कोई भी पदार्थ हो उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हमें हीट चाहिए होती, टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द ignition temperature. A substance will not burn without one or more of these condition. यानी कि इनमें से अगर कोई भी एक जो कंडीशन है वो अनुपस्थित रहेगी तो हमारी दहन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, इतना समझ में आया कि 3 कंडीशन है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है बर्निंग की प्रक्रिया के लिए। वो है हमारे पास सबसे पहले ईंधन, फिर वायु, फिर ऊष्मा। ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। ठीक, और इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर अनुपस्थित रहेगी, एब्सेंट रहेगी, तो हमारी बर्निंग की जो प्रक्रिया है यानी कि दहन की जो प्रक्रिया है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, चलिए, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। अब जो है अगला टॉपिक है हमारा कि आग को हम किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे हम नियंत्रण में ला सकते हैं, आग को कैसे नियंत्रित करते हैं। अच्छा, जो अभी हमने 3 कंडीशन पढ़ी जो कि हमारे पास था, एयर, हीट और फ्यूल। 3 कंडीशन अभी हमने पढ़ी
ठीक, उन तीनों कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन हम हटा दें तो आग जो है जलना बंद हो जाएगी। अगर हम फ्यूल हटा दें तो भी आग जलना बंद हो जाएगी, या हम वहां से ऊष्मा हटा दें, हीट हटा दें तो भी आग जलना बंद हो जाएगी। और अगर हम वहां से वायु यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई हटा दें तो भी आग जलना बंद हो जाएगी। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन हम हटा दें तो आग जलना बंद हो जाएगी। लेकिन ये तीनों कंडीशन को हटाना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसे नहीं हटा सकते, हाँ चलो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, ऐसे हम बंद नहीं कर सकते। ऑक्सीजन, एयर तो कहाँ है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि एयर जो है वो चारों ओर क्या है, हमारे मौजूद है। तो ऐसे तो हम एयर की सप्लाई नहीं रोक सकते। ठीक, तो हमें जो है कई सारे मेथड्स हम अप्लाई करते हैं आग को बुझाने के लिए या आग को नियंत्रण में लाने के लिए। उनमें सबसे पहला है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अग्निशामक का प्रयोग करके, यानी कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका प्रयोग करके। क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, देखो इस प्रकार जैसे कोई वस्तु है या कोई पदार्थ जल रहा है तो इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति जो है यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर से यहाँ पर इसको डाल रहा है। ठीक, तो उसी प्रकार जो है जहां पर आग लगी होती है हम इसे डालते हैं, ये क्या करता है, ये इससे जो CO2 निकलती है वो चादर की तरह फैल जाती है इसके ऊपर और वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है। ठीक, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है। अब ये तीनों कंडीशन हमने यहाँ पर पढ़ी थी और ये भी साथ में पढ़ा था कि इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर हट गई तो आग जलना बंद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है चादर की तरह इसके ऊपर फैल जाती है CO2, जिससे कि क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और धीरे धीरे आग क्या हो जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। या तो ये कर सकते हैं, या तो यहाँ पर जो है जब हम इसको यहाँ पर डालते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर क्या करते हैं, डालते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, ये जो हमारा जल रहा है ना ये पदार्थ, ये क्या होता है, धीरे धीरे कूल डाउन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। ठीक, ठंडा होने के कारण जो है आग धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर दो चीजें हो जाती हैं, एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और धीरे धीरे जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से आग कम होती है, जिससे वो कूल डाउन हो जाता है और आग पूरी तरीके से नियंत्रण में आ जाती है। ठीक, चलिए तो इसको आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं और मेथड्स को पढ़ते हैं कि कैसे हम जो है आग को नियंत्रण में ला सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कई अलग अलग मेथड्स होते हैं आग को या फायर को कंट्रोल करने के, ठीक, नियंत्रण में लाने के। तो पहला था कि जल का उपयोग करके भी जो है हम आग बुझा सकते हैं। जल क्या है, हमारा एक बहुत ही अच्छा अग्निशामक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि लकड़ी या पेपर, इन चीजों में जब आग लगती है, आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो हम जो है वहां पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लेकिन लेकिन अच्छा यहाँ पर एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जब कहीं पर तेल से, पेट्रोल से या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग जाती है तो वहां पर जो है हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते। वहां पर पानी का उपयोग करने से और ज्यादा हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आग और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक, और जो पानी डाल रहा है, आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उन्हें भी हानि पहुंच जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हमारे होते हैं उनसे जब आग लगती है या उनसे रिलेटेड चीजों में जब आग लगती है तो वहां पर पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब तेल या पेट्रोल से रिलेटेड कहीं पर आग लगती है तो वहां पर भी जो है पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तेल और पेट्रोल से रिलेटेड कहीं पर आग लगी है तो अगर हम वहां पर पानी डालते हैं तो पानी क्या होगा, पानी तो नीचे चला जाए, क्योंकि वो क्या होता है, डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है। ऑयल और पेट्रोल का डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, जिससे कि वो पानी के ऊपर तैरेगा और जलना कंटिन्यू करेगा। ठीक, जलना की प्रोसेस जो है चलती रहेगी, वो रुकेगा नहीं, पानी तो नीचे चल जाएगा, तो पानी डालने का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक,
तो इन केस में हम क्या डालते हैं, अगर हमारे पास कहीं पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग जाए या कहीं पर तेल या पेट्रोल से रिलेटेड कहीं पर आग लग जाए, तो वहां पर पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते। तो वहां पर उपयोग करना किस चीज का है, तो वहां पर जो है किस चीज से हम आग को नियंत्रण में ला सकते हैं, तो वही वहां पर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आसानी से जहां पर आग जल रही होती है उसके ऊपर क्या होती है, पूरी तरीके से फैल जाती है, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, जिस वजह से आग धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाता है। और जिस पे आग जल रही होती है उस वहां पर क्या करता है, थोड़ा कूल डाउन कर देता है। ठीक, जिससे कि आग क्या होता है, धीरे धीरे बुझ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। ठीक, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा, इसको भी हम पढ़ चुके थे, ये भी हमने रिवाइज कर लिया है, यहाँ पर भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि जो हमारा दहन है उसके प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है ये भी हम पढ़ चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। दहन जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा दहन, सबसे पहले रैपिड कंबशन यानी कि तीव्र दहन, उसके बाद स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी कि स्वतः दहन, और उसके बाद एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। ठीक, 3 होते हैं हमारे पास। अब इन तीनों में क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं, यानी कुछ चीजें जो है वो क्या है, सेम है, जो तीनों में क्या होंगी, एक जैसी होंगी, और कुछ चीजें क्या है, तीनों में अलग अलग है। जैसे कि अगर हम रैपिड कंबशन की बात करें, इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा पदार्थ जो है रैपिडली यानी कि तीव्रता से क्या होता है, जलता है और क्या बनाता है, ऊष्मा और लाइट पैदा करता है। ठीक है, ऊष्मा और लाइट पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें कोई बाहरी ऊष्मा देनी पड़ती है, कोई भी बाहरी ऊष्मा या एक्सटर्नल हीट जिसे कहा जाता है वो हमें यहाँ पर देनी पड़ती है। जैसे कि एलपीजी हम जानते हैं हमारे घरों में होता है, चूल्हा हम जलाते हैं। ठीक, तो जब हम चूल्हा को ऑन करते हैं तो वहां से जो गैस निकलती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल हीट देते हैं, यानी कि बाहरी हीट देते हैं। ठीक, कैसे देते हैं बाहरी हीट, हम वहां पर क्या करते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं, जिससे कि वो जो एलपीजी है माचिस की तीली उससे आग पकड़ती है और वहां पर क्या होता है, एकदम से आग जलने लग जाती है। तो उसी को रैपिड कंबशन या तीव्र कंबशन या तीव्र दहन कहा जाता है। ठीक, अगला है हमारा स्वतः दहन। अब स्वतः दहन कैसा दहन है, यहाँ पर क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली दहन शुरू हो जाता है बिना किसी बाहरी हीट के, यानी कि हमें बाहर से कोई हीट नहीं देनी पड़ती, अपने आप ही क्या हो जाता है, दहन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे स्वतः दहन कहा जा रहा है। जैसे कि हम देखें कि फास्फोरस जो होता है, जब हम उसको कमरे के तापमान पर ले आए और उसको कमरे में रख दें, ठीक, तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, वो अपने आप ही आग पकड़ लेता है और अपने आप ही जलने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, स्वतः दहन के और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोयले की खानें होती हैं, कोयले की खान होती है ना, तो वहां पर कभी हम देखते हैं कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत बड़े क्या हो जाता है, बहुत बड़ा वो हो जाता है, क्या कह सकते हैं हम उसे, अपने आप ही क्या हो जाता है, आग लग जाती है। क्या होता है, अपने आप ही आग लग जाती है कोयले की खानों में। तो अपने आप आग लग जाने किसका कारण है, ये स्पॉन्टेनियस कंबशन के कारण, यानी कि स्वतः दहन वहां पर होता है, तो अपने आप ही आग लग जाती है। जैसे कि अगर हम जंगलों की बात करें तो गर्मियों के मौसम में क्या क्या देखने को हमें मिलता है, जब गर्मी तेज पड़ती है तो हम क्या देखते हैं, कभी बिजली के कारण, ठीक है, बिजली के कारण क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है और वो आग क्या होती है, काफी फैल जाती है। ठीक, तो ये भी स्वतः दहन का एक उदाहरण ही है। ठीक, वैसे तो जंगलों में जब आग लगती है तो वो किसी ना किसी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही लगती है। ह्यूमंस जो है वहां पर कहीं पर आग छोड़ देते हैं, या कहीं पर जो है वो बॉन फायर करेंगे तो वहां पर आग को ऐसे ही छोड़ करके वहां से चले जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जो है वो आग पूरे फैल जाती है। ये भी एक कारण है। लेकिन बिजली के कारण, बिजली गिरने के कारण से भी जो है स्वतः दहन वहां पर कभी कभार जंगलों में हो जाता है। ठीक, चलिए। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था कि जो कोयले की जो खाने होती है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर खुद से जो है आग लग जाती है और बड़े बड़े जो है, चलिए अगला है विस्फोट, एक्सप्लोजन। तो विस्फोट कब होता है,
जैसे कि हमने यहाँ पर तीव्र दहन और स्वतः दहन पढ़ा, वैसे ही विस्फोट भी जो है जब होता है तो क्या निकलती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, और यहाँ पर एक और चीज निकलती है, वो है साउंड। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, तीव्र दहन में सिर्फ हीट और लाइट निकलती है, स्वतः दहन में सिर्फ हीट और लाइट निकलती है, जबकि जो हमारा विस्फोट होता है वहां पर हीट और लाइट तो निकलती है, साथ ही साउंड यानी कि ध्वनि भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक, चलिए। अच्छा, यहाँ पर जो है एक्सटर्नल हीट अप्लाई करनी पड़ रही थी, ठीक, लेकिन यहाँ पर स्वतः दहन में एक्सटर्नल हीट अप्लाई नहीं करनी पड़ती, ठीक। लेकिन एक्सप्लोजन में एक्सटर्नल हीट और प्रेशर यानी कि दाब भी और ऊष्मा भी दोनों ही क्या करनी पड़ती है, हमें अप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि बाहर से देनी पड़ती है, जिस वजह से जो है हमारा जो पदार्थ है वो जलेगा और हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करेगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हम पटाखे हम देखते हैं, तो पटाखों में हम एक्सटर्नल हीट देते हैं एक्सटर्नल हीट। माचिस की तीली जलाते हैं पटाखों में, ठीक है, माचिस की तीली से क्या होता है, पटाखे जलते हैं और वहां पर हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और ध्वनि यानी कि साउंड भी निकलता है। ठीक, चलिए एक बार इसको देख लीजिए, इसको नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि तीव्र दहन, दूसरा हमारा स्वतः दहन, और तीसरा है हमारा विस्फोट। ठीक, अच्छा, ये तीनों है क्या? दहन के प्रकार, दहन के प्रकार है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो तीव्र दहन है, तो यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर भी ऊष्मा और प्रकाश देखते हैं हम, हीट और लाइट, ठीक। जबकि विस्फोट में हमें ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि देखने को मिलती है। ठीक, ठीक, ये हमें देखने को मिलता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, यहाँ पर जो है हमें एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, यहाँ पर नो एक्सटर्नल हीट, नो एक्सटर्नल हीट। इसीलिए जो कोयले की जो खाने होती है वहां पर क्या होता है, आग लगने से बड़े बड़े अग्निकांड हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पर जो है एक्सटर्नल हीट भी देनी पड़ती है एंड प्रेशर भी देना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट और प्रेशर दोनों ही चीज हम यहाँ पर देते हैं। तो इस प्रकार जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि तीव्र दहन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि एलपीजी है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल हीट देते ही क्या होता है, ये जलने लगता है।
ठीक, और हीट और यानी कि ऊष्मा और प्रकाश प्रोड्यूस करता है। ठीक, एलपीजी या केरोसिन आप लिख सकते हैं, मिट्टी का तेल जो होता है। ठीक, स्वतः दहन में आप लिख सकते हैं कि फास्फोरस जो है वो जो कमरे के तापमान में अपने आप ही जलने लग जाता है, या कोयलों के खानों में कभी कभार जो है अपने आप से ही आग लग जाती है, तो वो भी स्वतः दहन का एक उदाहरण है। जबकि विस्फोट में आप क्या लिख सकते हैं कि जो पटाखे होते हैं वो क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं, जिसमें ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि निकलती है जब हम उनमें एक्सटर्नल हीट और प्रेशर देते हैं। ठीक, इस प्रकार आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल्स आप खुद से लिखिएगा, जो उदाहरण है ये आप खुद से लिखिएगा। चलिए, इतना बाकी आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो आपको समझ आ गया होगा दहन के प्रकार, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी का जो है चैप्टर हम अपने अगले सेशन में इसको आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।